नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम घोषणाएं की गई। इनमें सबसे खास पेंशन योजना को लेकर लिया गया फैसला है। इन फैसलों का लाभ कांग्रेस को 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। राज्य सरकार और एनपीएस खाते में जमा कर्मचारियों के डिपॉजिट में भुगतान से केंद्र के इनकार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मुश्किल समस्या का हल खोज लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प दिया है। बिहार में हुए नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी। पटना सहित राज्य के 17 नगर निगम के साथ साथ 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत के भी नतीजे आज घोषित किए गए। बिहार के जिन नगर निगम क्षेत्रों में वोटों की गिनती हो रही है उसमें पटना नगर निगम भी शामिल है। और आपको बता दें कि इन नगर निगमों में तमाम वार्ड पार्षद की हार जीत का भी आज फैसला हो रहा है। हरियाणा में अवैध कारोबारियों की कमर तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम एक्शन मोड में है। उड़न दस्ता की टीम ने सोनीपत के गांव जगदीशपुर से अवैध शराब से भरे कंटेनर को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि यह शराब चंडीगढ़ से लाई गई थी और उसे हरियाणा में बेचा जाना था। आबकारी विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के अलग अलग इलाकों में यह अवैध शराब धड़ल्ले बिक रही है। देश की वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के पहले 8 महीनों में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.78 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो सरकार के पूरे साल के लक्ष्य का 58.9% है। बीते वर्ष में समान अवधि में राजकोषीय घाटा 46.2% रहा था। सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर देश भर में शोक संवेदनाएं आ रही। इस बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रमणि महाराजा ने पीएम मोदी की मां को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। स्वामी चक्रपाणी ने पीएम मोदी के मां के निधन पर संवेदनाएं जताते हुए ट्वीट किया है कि हीराबेन मोदी जी को मिले राष्ट्रमाता का सम्मान। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पूज्य माता श्री स्वर्गीय हीराबेन मोदी जी को देश की तरफ से यह होगी सच्ची श्रद्धांजलि। ओम शांति। उत्तर प्रदेश में 762 शहरी निकाय को कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 के बीच खत्म होने वाला है। इसके बाद यहां निकाय चुनाव होंगे इसके लिए, लेकिन इस चुनाव में पहले से ही राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल इन निकायों में चुनाव के लिए प्रदेश सरकार ने ओबीसी कोटे का ड्रॉफ्ट जारी किया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया। यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फॉर्मूला लागू किया था, हाईकोर्ट ने उस पर सहमति नहीं जताई। नए वर्ष 2023 के स्वागत के लिए दिल्ली एनसीआर में काफी तैयारियां की गई। दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे व्यक्तियों ने नए साल का स्वागत करने के लिए कनॉट प्लेस का अपना केंद्र बिंदु बनाया। इसे देखते हुए तय है कि कनॉट प्लेस में काफी भीड़ होने वाली। दिल्ली मेट्रो के आला अधिकारी भीड़ भाड़ से बचने के लिए पहले से ही अलर्ट हो गए हैं। डीएमआरसी ने शुक्रवार को एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन तक यात्रियों की एंट्री होगी। शुक्रवार की दोपहर कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में कर रहे। दरअसल पीएम मोदी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन सुबह उनके मां के देहांत के कारण वो वर्चुअली ही इस बैठक में शामिल हो पाए। साल 2022 के खत्म होने में सिर्फ एक दिन रह गया है, जिसके बाद नया साल 2023 शुरू हो जाएगा। अगर आप इस साल सोने या चांदी की खरीदारी करने का सोच रहे तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज बाजार में सोना चांदी किस रेट पर मिल रहा है। आज हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन यानी 30 दिसंबर को भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के रेट में एक बार फिर बढ़ गए हैं, जिसके बाद सोना 290 रुपये महंगा हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बिहार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजीव रंजन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की है और पार्टी द्वारा दिए गए दायित्वों से मुक्त करने की अपील की है। राजीव रंजन ने कहा है कि इस त्याग पत्र को स्वीकार कर मुझे पार्टी प्रदत्त दायित्वों से मुक्त करे। राजीव रंजन ने पत्र में लिखा, बिहार बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों से पूरी तरह भटक चुकी है। पंजाब सरकार ने 56 सरकारी स्कूलों के नाम बदल दिए हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और उच्च विद्यालय समेत 56 सरकारी स्कूलों के नाम बदल दिए। इन स्कूलों के नाम अब उस गांव के नाम पर जहां वो स्थिति है और या किस प्रसिद्ध हस्ती, शहीद या स्थानीय नायक के नाम पर रखे गए। ये कदम स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस द्वारा जाति और बिरादरी के आधार पर रखे गए सरकारी स्कूलों के नाम बदलने का आदेश जारी किए जाने के कुछ हफ्ते बाद उठाया।
भारत में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड एक बेहद अहम दस्तावेज माना जाता है। जीवन के हर एक अहम मोड़ पर हर भारतीय की पहचान आधार के तौर पर काम करता है, लेकिन महाराष्ट्र के करीब 25,30,218 विद्यार्थी के आधार कार्ड अवैध पाए गए। शिवसेना के ठाकरे गुट की विधायक मनीष कायंदे ने विधान परिषद इस बारे में सवाल किया तो शिक्षा विभाग ने जानकारी दी कि विद्यार्थी के पास आधार कार्ड न होने की वजह से उन्हें कई योजनाओं के फायदे नहीं मिल पाते हैं। मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन रंगून में बिताए। अंग्रेजों ने बगावत के इल्जाम में उन्हें रंगून भेज दिया था। वो उर्दू के एक बड़े शायर थे और रंगून में ही निर्वासित जीवन यात्रा कर रहे थे। आपको बता दें कि कभी दिल्ली में राज करने वाले बहादुर शाह जफर के परिवार को भी दर दर भटकना पड़ा था। जफर के परिवार को राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक संघर्ष भी करना पड़ा था। रंगून भेजे जाने से पहले बहादुर शाह जफर बेगम समरू की हवेली में रहते थे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। यह मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में बेहतरीन क्वालिटी वाले बासमती चावल का निर्यात करता है। साथ ही अफ्रीकी और एशियाई देशों के गैर बासमती चावल का निर्यात करता है, लेकिन केंद्र सरकार घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर समय समय पर प्रतिबंध लगा देती है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार शिपिंग प्रतिबंध के बावजूद चालू वित्त वर्ष की अवधि के दौरान सुगंधित बासमती और गैर बासमती चावल का भारत निर्यात 7.37% बढ़कर 126.97 लाख टन हो गया है। पूरी दुनिया पर्यावरण से जुड़ी मुश्किलों से लगातार जूझ रही है। दरअसल ज्यादा मात्रा में हो रहे कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तमाम तरह की मुश्किलें आ रही है। भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा हो रही मुश्किलों से निपटने के लिए विकल्प के तौर पर ग्रीन एनर्जी को अहमियत दी जा रही है। जीरो कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने और पर्यावरण सुरक्षा की नजर से महत्वपूर्ण पहल करते हुए केंद्र सरकार सोलर पावर के विकास और विस्तार पर खास ध्यान दे रही है। विदाई की वेला में एक बार पीछे मुड़कर देखना जरूरी से हो जाता है। 2022 जाने को है, ऐसे में आम आदमी से सीधे जुड़े बीमा सेक्टर में हुए बदलाव की ओर देखें तो कई चेंजेस ने अपना फायदा पहुंचाया है। आपको बता दें कि वहीं कई ने पूरे सेक्टर में ही आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ने बीमा सेक्टर में ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बढ़ाने के लिए कई नियम बदले हैं। भारत में शुक्रवार को कोरोना के 243 नए मामले सामने आए। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4.46 करोड़ हो गई। इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,609 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,46,78,158 हो गई। पिछले 24 घंटे महाराष्ट्र में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। कोविड संक्रमण के फिर से बढ़ने की आशंकाओं के बीच भारत ने इससे निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार जीवन रक्षक दवाइयों के मैनेजमेंट में जुट गई है, ताकि जरूरत के समय लोगों को पिछली बार की तरह दवाओं के लिए परेशान न होना पड़े। वहीं दवाइयों की कालाबाजारी न हो, इसके लिए सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 प्रबंधन की तैयारी के लिए दवा उत्पादन कंपनियों के साथ एक बैठक भी की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 की घोषणा शुक्रवार को कर दी। प्रारंभिक परीक्षा 21 मई 2023 को होगी। राज्य सेवा में कुल 427 पद घोषित किए गए। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 27 पदों के साथ 150 से ज्यादा पद द्वितीय श्रेणी के हैं। वहीं 240 से ज्यादा पद तृतीय श्रेणी के घोषित हुए। साथ ही पीएससी ने राज्य वन सेवा 2022 की भी घोषणा कर दी। वन सेवा में कुल 15 पद घोषित किए गए हैं। राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अधिकारियों ने मनमर्जी तरीके से 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। टीटी नगर के आसपास स्मार्ट शहर बसाने के लिए पुरानी बसाहट उजाड़ दी। हजारों की संख्या में लोग बेघर भी हो गए। इसके बावजूद जनता के स्मार्ट सिटी का लाभ नहीं मिल रहा है। एफडी प्रोजेक्ट के तहत अब तक ना तो 342 एकड़ में स्मार्ट सिटी बन पाई और ना ही पैन सिटी बनाने का सपना पूरा हुआ है। नए साल के साथ ही तेल और तिलहन के कारोबारियों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिलने जा रही है। खास सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तेल तिलहन से स्टॉक लिमिटेड हटाने का आदेश जारी कर दिया है। 31 जनवरी के बाद तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट का नियम प्रभावी नहीं होगा। इससे बाजार और स्टॉक लिस्ट दामों में मजबूती की उम्मीद है। इसी साल फरवरी में केंद्र सरकार ने तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी थी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा है कि 3 साल में देश भर में ग्रामीण स्तर पर 2 लाख प्राथमिक डेयरी स्थापित की जाएगी, जो किसानों को श्वेत क्रांति से जोड़ेगी और भारत को दुग्ध क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक बनाएगी। शाह ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने और भारत के किसानों के लिए प्रगति के मार्ग खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की है। शाह ने कहा है कि आजादी के तुरंत बाद भारतीय किसानों ने मांग की थी कि सहकारिता मंत्रालय कृषि मंत्रालय से अलग होना चाहिए। यदि किसी ने इस पर काम किया होता तो आज भारतीय किसानों की स्थिति कुछ और होती। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि देश भर में 63 लाख से अधिक मामले वकीलों की अनुपलब्धता के कारण और 14 लाख से अधिक मामले दस्तावेज या रिकॉर्ड के इंतजार में लंबित है। आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमी के उद्घाटन के अवसर पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों को जिला अदालतों के अधीनस्थ न्यायपालिका के रूप में मानने की औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि जिला अदालत ने केवल न्यायपालिका की रीढ़ है।
31 दिसंबर की रात दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में नव वर्ष मनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, आपको बता दें कि आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मध्य दिल्ली में स्थित राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद यात्रियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एमसीडी में हुए करप्शन के मामले में पर्दा डालने के लिए दिल्ली की एक कोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि वो खुद कहते हैं कि इन्फेक्शन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका सूरज की रोशनी होती है, लेकिन हमें उस समय दुख होता है जब वो कंकाल को रोशनी में लाना ही नहीं चाहते। दरअसल कोर्ट एमसीडी को लेकर के एक बड़ा बयान दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि अधिकारी ने रिवीजन करते हुए लेकिन अदालत ने इसके सिरे से खारिज करते हुए सरकार को ही खरी खोटी सुना दी है। रबी सीजन चल रहा है, किसान खेतों में फसलों की बुआई कर रहे हैं। खरीफ सीजन से सूखे की मार से किसान परेशान हो गए थे। सबसे खराब हाल छत्तीसगढ़ बिहार में देखने को मिले। यहाँ सिंचाई न मिलने के कारण किसानों की फसलें ही सूख कर दम तोड़ गई। राज्य सरकार सिंचाई की सही इंतजाम के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी काफी जिले ऐसे हैं जहाँ पर सही समय पर सिंचाई होना किसान के लिए सपना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस सपने को साकार करने में जुटी। प्रदेश सरकार किसानों को खेत में तालाब बनवाने के लिए 50% सब्सिडी देगा। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।